हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं, और ये आपके पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियां हैं। लगभग 12 कहानियां मैंने करवा दी है, आज हमारी 13वीं कहानी है और ये 21 की 21 कहानियां मैं करवाऊंगी। जो भी अभ्यर्थी मेरे साथ शुरू से जुड़ रहा है और अंतिम समय तक जुड़ा हुआ है, तो ये मैं पूरा पाठ्यक्रम करवा दूंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संदेश भेज सकते हैं और ये पेड रहेगी। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की आप पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें यूजीसी नेट है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर है, इंटरव्यू है। चारों ही प्रोसेस मात्र 1499 रुपये में आपके तैयार हो जाएगी। तो इस पे मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखेंगे शेखर जोशी की कहानी है, कोसी का घटवार। कहानी को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेखक परिचय, इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी आपके पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं। शेखर जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले सन 1932 में हुआ था। तो शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। पहाड़ी होने के कारण जोशी की रचनाओं में पहाड़ी के जीवन का समावेश है। यानी जो पहाड़ी आपने देखे होंगे, कई वो लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या है, पहाड़ी जीवन कितना कष्टदायक होता है। जैसे इतने ऊपर चढ़ना है, उतरना है, और पहाड़ी लोग प्रकृति से ज़्यादा जुड़े होते हैं, वो प्रकृति पर निर्भर ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि भाई जो एक शहरी जो सुख सुविधाएं होती हैं, उनसे बहुत कम उन तक पहुंच पाती हैं। इनकी अधिकतर कहानियां आंचलिक हैं। आंचलिक मतलब होता है क्षेत्र विशेष। जैसे ग्रामीण क्षेत्र विशेष, जैसे ग्रामीण की प्रकृति है, पशु है, पक्षी है, सब कुछ दिखाया गया है। क्योंकि जो गांव का जीवन कितना सीधा साधा होता है और खान पान हर एक चीज़ में बड़ी शुद्धता होती है, वो दिखाई गई है। जोशी की रचनाओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में हुआ है। यानी जोशी का मतलब शेखर जोशी की जो रचनाएं हैं, उनका भारतीय भाषाओं में तो अनुवाद हुआ ही है, इसके साथ अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में भी हुआ है। तो इनकी यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कौन सी महत्वपूर्ण है, जो याद करने, जो पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हुई चलूँगी। आपको क्या करना है, सिर्फ इसे सुनना है, ठीक है। और ये मेरी जो मैं कहानियाँ आपको सुनाती हूँ, जरूरी नहीं कि आप काम करते करते भी सुन लिया करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बैठ कर उसे याद करो। तो ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। जोशी की प्रसिद्ध रचनाएं दाजू है, कोसी का घटवार है, हलवाया है, साथ के लोग हैं, मेंटल, बच्चे का सपना, बदबू, चींटी के पर, अथक मुश्क, वाच, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद। तो इनकी प्रसिद्ध क्या है, ये रचनाएं हैं, जिनमें से कौन कौन सी पूछी गई है? दाजू, कोसी का घटवार, शेखर जोशी, ये पूछी गई है। हलवाया भी पूछी गई है, साथ के लोग भी पूछी गई हैं, और इसके साथ ही आपके ये भी पूछी गई है, नौरंगी बीमार है और पेड़ की याद। तो ये तो आपको याद करनी है। सारी याद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो आप अवश्य याद करोगे, क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में पूछी गई है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। दाजू ये भी आई हुई है, कोसी का घटवार भी, हलवाया भी, साथ के लोग, यहाँ तक। फिर मेंटल, बच्चे का सपना, बदबू, चींटी के पर, अथक मुश्क, वाच, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद। तो ये आई हुई है। शेखर जोशी को सबसे पहले कोसी का घटवार कहानी से पहचान मिली। देखो, मैं पहले बता चुकी हूँ, जो कोसी का घटवार है, इस कहानी से हमारे जो लेखक है शेखर जोशी, उनका क्या है, उनको पहचान मिली। अब देखो, अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से कार्य करते हो, लेकिन कोई ऐसा कार्य कर देते हो जिससे कि आपको प्रसिद्धि मिलती है, लोग आपको जानते हैं और आपको एक सम्मान, एक इज्जत मिलती है। तो आप ये नहीं कि आप प्रयास उसी में आपने किया, प्रयास तो आप और भी करते, लेकिन कुछ ऐसी खास पहचान हमारी ज़िंदगी में हो जाती है, जो कि कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहानी को पाठकों ने काफ़ी पसंद किया। देखो, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ये कहानी है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी, कहाँ से हुई थी,
तो ये आपके नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये आपके वैसे तो हर परीक्षाओं में आती है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर में भी आएंगी, और सब्जेक्टिव में अगर आप ये बातें लिख देते हो तो आपके नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि दोस्तों इन बातों को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये प्रश्न तो आपको याद करने ही करने हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। शेखर जोशी की जो कहानी है कोशिका घटवार, इनसे क्या इनको प्रसिद्धि मिली है, पहचान मिली है, और ये कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। केस में देखो, अब इसके लिए मैं ट्रिक बता दूँ, जैसे कैसे कोशिका घटवार, कैसे कल्पना, कैसे कोशिका घटवार, कैसे कल्पना। इनका पहला कहानी संग्रह कोशिका घटवार 1958 में प्रकाशित हुआ था। अब आप कहोगे मैम आप तो थोड़ी देर पहले बता रही थी ये कहानी है, अब आप बता रहे हो कहानी संग्रह है। तो ध्यान देंगे, देखो कई बार आपने कुछ कहानियां देखी, कुछ नाटक देखे, उसका कुछ भाग, यानी उसका कुछ भाग क्या होता है, वो लेखक दोबारा से कुछ भाग दोबारा से लिख देता है या दोबारा से प्रकाशित करवा देता है। ठीक है, बहुत सी ऐसी कहानियां जो पहले, तो यहाँ देखेंगे कहानी पहले ही क्या था कहानी संग्रह था कोशिका घटवार, और बाद में ये कहानी के नाम से भी प्रकाशित हुई। तो ये कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, 1958 में। कब, 1958, ये सन याद रखेंगे 1958, ये पत्रिका याद रखेंगे कल्पना पत्रिका। इस कहानी संग्रह में कोशिका घटवार शीर्षक उनकी कहानी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली, राष्ट्रीय स्तर पर यानी राष्ट्र में, पूरे देश में इसे ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली। अब देखो राष्ट्रीय स्तर वो होता है जैसे हमारे देश में, जैसे भारत में, अंतर्राष्ट्रीय होता है जैसे भारत है, माफ कीजिए पाकिस्तान है, और इधर क्या अफगानिस्तान है, अमेरिका है, इन बाकी देशों में भी उसे प्रसिद्धि मिली तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो जाता है। तो इनको क्या है, राष्ट्रीय अपने ही देश में क्या है, ये प्रसिद्धि मिली। ये पहला कहानी संग्रह था। पूछ लिया जाएगा, प्रश्न बनेगा कि शेखर जोशी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है, तो कोशिका घटवार है। किस पत्रिका में प्रकाशित, कल्पना में। कब, 1958। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। ये कहानी अपने प्रकाशन के करीब 60 साल बाद भी पाठक के मर्म में सीधे उतरती है। ठेठ पहाड़ी परिवेश से बुनी हुई दो पात्रों लक्ष्मीमा और गुस्साई की ये कहानी है। अब एक क्लासिक दर्जा रखती है। प्रेम के विषय में लिखी गई ये कहानी इस खास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ये इससे आप लक्ष्मीमा और गुस्साई क्या है, ये पात्र है। पात्रों को थोड़ा धैर्य रखे, मैं बताऊंगी। लेकिन ये कहानी भी क्या, प्रेम पर आधारित कहानी है, या मैं आपको सुनाऊंगी कहानी। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेखक इसमें पात्र परिचय हम देख लेंगे। और पात्रों में मुख्य पात्र तो आपको याद करने ही करने हैं, लेकिन भाई आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कह लीजिए, प्रतियोगिता कह लीजिए, इतनी बढ़ गई है कि कई बार गौण पात्र भी पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा काम है आपको सारे बताना, बाकी जो मुख्य है वो तो आपको याद करने ही है, गौण है उनको भी एक बार आप सुन लेंगे और क्या देख लेंगे। ठीक है, ये अगर उसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाते हो तो ऐसा तो कि टिक मार आप लगा दो। ठीक है, और जब आप लिखित पेपर यानी आप लिखित में पेपर करोगे तो उसमें ऐसा करना है, तो उसमें तो आप अगर गुण छोड़ भी दोगे तो मुख्य तो आपको लिखने ही लिखने होंगे। अब मैं शुरुआत करती हूँ मुख्य पात्रों में। गुसाई सिंह ये कहानी का मुख्य नायक पात्र है। एक फौजी था, परंतु फौज से रिटायर्ड होने के बाद वह गेहूं पीसने का कार्य करने के कारण घटवार कहलाया। अब क्या है, कहानी का नाम मैं पहले बता चुकी, कोशिका घटवार है। ठीक है, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित 1958। ये चीज़ तो आपको याद रखनी है, कल्पना कोशिका घटवार और कल्पना और 1958 पहला कहानी संग्रह था। बाद में एक कहानी का एक मतलब वैसे क्या है, जैसे पूरा कहानी संग्रह होता है, फिर उसका छोटा भाग प्रकाशित होता है तो वो एक कहानी बन जाती है। कई बार नाटक होते हैं तो वो भी कहानी के रूप में आ जाते हैं, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है। कहीं आप सोचो मैम कहीं तो आप कहानी संग्रह बता रही हो, हमें कन्फ्यूज में डाल रही हो, और कभी आप कहानी बता रही हो। ठीक है, तो याद रखेंगे गुस्साई एक मुख्य नायक पात्र है, यानी जैसे हीरो हीरोइन होते हैं फिल्म में, तो इसमें क्या है, जो नायक और नायिका हिंदी में हम बोलते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं भी बोलती हूँ बहुत, ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं के शब्द नहीं बोलते, लेकिन कोशिश कीजिए। एक बार क्या हुआ कि एक न्यूज़ आई हुई थी, मैं आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ। वो हिंदी की मैडम थी, और पता है मैं भी उसे देखने लगी भी क्या न्यूज़ आई है, तो क्योंकि मैं देख नहीं पाई थी तो मेरे सामने आ गई। तो भाई वो पढ़ा रही कि 30 है 40 है,
मैं कभी नहीं थी कि मैं हिंदी ही बोलती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर अब क्या है, आप देवनागरी भाषा का ही आप प्रयोग करें, देवनागरी लिपि का ही आप प्रयोग करें ज़्यादा जितना हो सके, ठीक है। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमें वहाँ कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत सी मात्राएं गलती, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल गलती नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये कोई ये नहीं कि शोर नाम के लिए भाई वो तो क्या बहुत इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसा नहीं, या तो फिर ऐसा करें कि फिर आप क्या है, आप अंग्रेजी विषय ले, आपको जब इतने ही है कि आप एक जो आपकी जो आपके अंक है जो हिंदी में दिए वो आप 30-40 बोल रहे हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये कहानी का मुख्य पात्र है, मतलब ये कहानी का क्या हीरो है, एक फौजी था, परंतु क्या फौज में रिटायर्ड होने के बाद वो क्या है, एक आटा पीसने का कार्य करता है। गेहूं पीसना मतलब आटा चून, समझ गए, ये तो सबके घर में बनता है। लक्ष्मा ये कहानी की नायिका पात्र है जो गुसाई से प्रेम करती है, लेकिन उसके पिता विवाह राम सिंह से विवाह करवा देते हैं, यानी उसके पिता, और उसके कुछ ही वर्षों बाद मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे लक्ष्मा क्या है कि नायिका पात्र है, गुसाई नायक है, नायिका कौन है, लक्ष्मा है। लेकिन वो क्या, नायक गुसाई से प्यार करती है, लेकिन उसके पिता हैं वो क्या, राम सिंह फौजी से विवाह करवा देते हैं, और जिसकी से उससे शादी होती है लक्ष्मा की, तो वो भी फौज में है, फौज में सिपाही है। और उसके पति कुछ ही वर्षों के बाद क्या है, उनका देहांत हो जाता है। ये आगे पढ़ोगे भी, ये मतलब देखा जाए तो ज़माने की एक ये दास्तान भी है, जो होते हैं ना, जो हमारे जो पिता यानी बुजुर्ग होते हैं, आज भी ये बात नहीं है कि वो हमेशा गलत होते हैं या हमेशा सही होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं। तो वो ये सोचते हैं कि मतलब जो एक दूसरे को, मतलब हमारे जो मध्यम वर्ग के परिवार में ज़्यादा होता है, जब लड़का लड़की पसंद करते वहाँ शादी होने ही नहीं देते, पता नहीं उनको एक चिड़ सी भी हो जाती है। राम सिंह ये लक्ष्मा का पति है और एक फौजी है। किशन सिंह गुसाई की एक यूनिट सिपाही है जो राम सिंह और लक्ष्मा की सगाई के विषय में गुसाई को दे रही। किशन सिंह क्या है, किशन गुसाई की यूनिट का एक सिपाही है। गुसाई कौन है, हमारे क्या नायक हैं, कहानी के हीरो हैं, जो राम सिंह और लक्ष्मा की सगाई के विषय में गुसाई को क्या खबर देते हैं। लक्ष्मा का बेटा जो आयु में 6-7 वर्ष का है, पति की मृत्यु के पश्चात वह लक्ष्मा के जीवन का सहारा है। अब क्या, लक्ष्मा के पति है जो राम सिंह, उनकी क्या मृत्यु हो जाती है, तो उसका एकमात्र जो सहारा है उसका बेटा है, जो जिसकी उम्र लगभग से 6 से 7 वर्ष है। अन्य पात्र देखेंगे, लक्ष्मा के पिता है जो कि कहानी में क्या है, बिल्कुल नाम मात्र के हैं। लक्ष्मा के जेठ जिठानी है, ये भी इनका कोई इतने संवाद नहीं होता है। लक्ष्मा के काका काके उमेद सिंह है, धर्म सिंह, नरसिंह है। तो एक बार इनको क्या ओरल रूप से पढ़ लेना, बाकी इनमें ये मुख्य पात्र तो ये 5 है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मुख्य पात्र कितने हैं, 5 हैं, और ज़्यादातर तो देखा जाए तो इन 3 में ही कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कोशिका घटवार कहानी की समीक्षा है। हिंदी कहानी के इतिहास में शेखर जोशी विरचित कोशिका घटवार अपनी तरह की अलग और विशेष प्रेम कहानी है। ये तो आप समझ गए, ये एक प्रेम कहानी है कोशिका घटवार, ये तो मैं बता चुकी हूँ और आपकी समझ में भी आ गया होगा। फौजी जवान गुसाई लक्ष्मा की कहानी, जहाँ सांसारिक अर्थ में प्रेम प्रेस प्राप्त होता है। ये प्रेस नहीं है भाई, प्रेम है, ये टाइपिंग में हो जाता है, ठीक है। तो बड़े बूढ़ों की जिद से लक्ष्मा का विवाह कहीं और करवा देते, मतलब बड़े बूढ़े, ये भी आपको पता है कि बड़े बूढ़े जिद करते हैं तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो कहीं और करवा देते हैं। क्योंकि गुसाई अनाथ है, मतलब गुसाई के माता पिता नहीं है, वो इकलौता है। फौज में उसकी जान का भी भरोसा नहीं है। अब उन्होंने क्या, पहले हमारे बुजुर्ग आगे की सोचते हैं। कहानी बताती है कि लक्ष्मा का पति राम सिंह भी फौज में है, उसके पीछे पूरा परिवार है। अब वो क्या सोचते हैं, भाई अगर हम इसकी शादी गुसाई से कर देंगे लक्ष्मा की, तो ना तो इसके माता पिता है, ये इकलौता है, अगर इसकी ये फौज में है, और ये सोचते हैं कहीं इसकी मृत्यु हो गई तो इसका कोई परिवार नहीं, बाद में इसको कौन संभालेगा। देखो, और फिर भी उसके साथ ये घटना होती है। उसका पति राम सिंह जो फौज में, लेकिन सोचते हैं कि उसके पीछे तो पूरा भरा परिवार है, वो संभाल लेंगे, लेकिन राम सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। ये ये बोलते हैं ना कि इसमें कहीं ना कहीं किस्मत भी होती है। मनोविज्ञान की अकेले आदमी को ब्याह कर बेटी संकट में पड़ सकती है। अभी उनका मनोविज्ञान है, उनके माता पिता का, अगर हम अकेले आदमी के साथ बेटी का ब्याह कर देंगे तो भाई इसका जीवन संकट में पड़ सकता है। उधर दूसरे आदमी पर संकट आया भी तो परिवार देखभाल के लिए, उधर इसके राम सिंह के परिवार से कहते हैं कि अगर उसमें संकट आ गया
तो परिवार तो है देखने के लिए, खोखला निकलता है। राम सिंह नहीं रहता है क्योंकि मनोविज्ञान जटिल विषय वस्तु है। राम सिंह जेठ जिठाने वाले परिवार का भी एक मनोविज्ञान है जो विधवा लक्ष्मण और बच्चे को खुद पर बोझ और जमीन जायदाद पर अवांछित अधिकार मानता है। ये तो कभी समाज में होता ही है, जब क्या है किसी की पति की मृत्यु हो जाती है तो जेठ जेठानी जमीन जायदाद पर क्या है ये विवाद होता ही है, और इनके परिवार में भी हो रहा है ये तो। और ये आम बात है, कोई नई बात नहीं है, ये हमारे समाज की। लक्ष्मण मायके लौट आती है, मतलब वो अपने घर आ जाती है, पर वहाँ भी सभी कुछ नष्ट प्राय है। उधर गुसाई 15 साल की सेवा समाप्त कर गांव लौटा है। अब गुसाई क्या है, उस समय फौज की नौकरी कितनी होती थी, आजकल अग्निवीर नहीं कि 4 साल की, उस समय 15 साल की होती थी। वो पूरी करके क्या गाँव लौटा है, रिटायरमेंट आ चुका है। कुछ मन लगा रहे उसके लिए गेहूँ की गट्टी लगा दी। जहाँ दोनों की 15 साल बाद एक उदासीन सी मुलाकात होती है, मतलब कि वो क्या है गुसाई रिटायर्ड आया हुआ है, 15 साल की नौकरी पूरी कर ली उसने फौज में, रिटायर्ड आकर उसने एक आटा चक्की लगा ली जिससे कि उसका मन बहल जाए, मतलब उसका टाइम पास हो जाए। लेकिन 15 साल के बाद दोनों की मुलाकात होती है और ये मुलाकात बड़ी उदासीन होती है। देखेंगे लक्ष्मण ने कभी आंचलिक ग्राम देवता गंगा नाथ जी की कसम लेकर कहा था कि गुसाई जैसा कहेगा वैसा करेगी, उसने किया नहीं। ये दोनों ही पात्र एक जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध तनाव में जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भी समाज के प्रति भी। तो यहाँ देखेंगे क्या है, भाई हमारे पड़ोसी थोड़ा सा बातें बड़ी तेज तेज करते हैं। लक्ष्मण ने मतलब कि एक लड़कियों की आदत भी होती है, छोटी छोटी बातों पर कसम खा लेते हैं लेकिन वो पूरी नहीं कर पाती। तो वही इस कहानी में लक्ष्मण ने जो उनके ग्राम देवता यानी ग्राम कुल देवता बोलते हैं जिसे ग्राम देवता गंगानाथ जी की कसम खाकर कहा था कि गुसाई से जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। जो कि क्या है फिर क्या है, वो बाद में जब मिलते हैं तो एक दूसरे तनाव में है। एक और समाज की ये तथाकथित मर्यादा निभाने की मानसिक चुनौती। अब क्या वो द्वंद्व में है, क्या द्वंद्व है ये हम पढ़ेंगे। एक और समाज की तथाकथित मर्यादा निभाने की मानसिक चुनौती, दूसरी ओर अपने गोपन प्रेम का बहुत पीड़ा देने वाला एहसास। मर्यादा रह जाती है लेकिन प्रेम मर जाता है, उसे समझना बहुत कठिन है। प्रेम भी मरता नहीं, समाज तो बाहर है पर मन के कोने अंदर भी उस पर प्रेम का घर है। अब क्या है, उस जमाने में ऐसा होता था, यानी प्रेम होता था एक मर्यादा के अंदर होता था। लेकिन इनके पास क्या है, लक्ष्मण के पास दो द्वंद, एक तो प्रेम है, ऊपर से क्या है मर्यादा है। वो किसको चुनती है, वो मर्यादा को चुनती है। लेकिन कहते हैं कि जब 15 साल के बाद मुलाकात होती है तो प्रेम कभी मरता नहीं है, वो हमारे एक हृदय के किसी कोने में धड़कता रहता है। मतलब उसे भाई देखो आपकी अतीत की कुछ भी यादें हैं, मैं ये नहीं कहती एक जो प्रेमी प्रेमिका वाली है, आप कई बार बचपन की कुछ यादें हैं तो आपको याद आती होंगी हम ऐसा करते थे ऐसा करते, तो वो क्या है उन बातों से आपको लगाव है और आप उन्हें याद रखना चाहते हैं, तो भूल थोड़ी ना जाते हैं। तो वही बात है भाई, इन्होंने तो प्रेम किया तो ये कैसे भूल सकते हैं। गुसाई उलाना नहीं दे रहा है, उसे लगता है कि गंगानाथ को झूठी हो चुकी कसम से ही लक्ष्मण का अनिष्ट हुआ है। ये परंपरागत ग्रामीण मनोविज्ञान है जिसमें देवताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के चलते कहानी के अंत में बच्चे के साथ जाते हुए लक्ष्मण से सलाह देता है। अब क्या है, वो जो गुसाई है वो लक्ष्मण को उलाना नहीं देता है, ये नहीं कि उलाना उपालंब नहीं देता है, कि उसको चिढ़ाता नहीं कि तुमने क्या है कसम क्या झूठी खाई थी, ऐसा नहीं कहता है। उसके मन में ये है कि उसने कसम खाई थी गंगानाथ की मैं जो आप कहोगे मैं वही करूँगी। इसी बात से नाराज होकर गंगानाथ ने उसके साथ अनिष्ट मतलब उसकी पति की मृत्यु हो गई, कहीं ऐसा ना हो गया हो, तो इसलिए वो जाते वक्त जैसे लक्ष्मण उससे मिलकर जाती है तो जाते वक्त बच्चे साथ सलाह देता है कि आपने जो कसम खाई थी एक बार उसे याद करें। तो देखिए क्या कहता है, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगानाथ का जाकर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। अब क्या है, गुसाई शादी नहीं करता है, वो ताउम्र अविवाहित रहता है, पूरी उम्र अविवाहित रहता है। वो कहता है कि आपने जो कसम खाई थी गंगानाथ की
तो वहाँ जाकर क्या है माफ़ी मांग लेना, और 4 पैसे जुड़ जाए तो प्रसाद बांट देना, भूल चूक हो जाए तो माफ़ी मांग लेना। ये पुत्र यानी अपने जो संतान है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि परिवार के साथ अनिष्ट ना हो। यानी आपके पति की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आगे आपका बच्चा है, उसके साथ कोई अनिष्ट ना हो, मतलब कोई अनहोनी ना हो, इसलिए आप उसे एक बार उसे माफ़ी जरूर मांग लेना। जाते हुए कौन कह रहा है? गुसाई कह रहा है। किससे? लक्ष्मा से। गुसाई ने लक्ष्मा के बच्चे को देखा, खुद अकेला है पर लक्ष्मा पुत्र परिवार वाली है। उसे इस बात की चिंता है कि अब लक्ष्मा झूठी पड़ गई है, कसम का कोप बच्चे पर न आए। ये गुसाई मनोजगत में लक्ष्मा के पति उसके परिवार का विस्तार है। तो मतलब देखो, वो एक सच्चा प्रेम क्या होता है, वो अपने प्रेमी को हर हाल में खुश देखना चाहता है। वो इस कहानी में दिखाया गया। उसमें जो प्रेम होता था, भले ही वो मिले ना मिले, लेकिन वो कभी निस्वार्थ भाव वाला होता था। तो उसने कहा कि लक्ष्मा के बच्चे को देखा, खुद अविवाहित, लेकिन फिर भी क्या है, वो उसके बच्चे को चाह रहा है कि वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और हमेशा उसका साथ बना रहे, उसकी लंबी उम्र, ऐसी वो मनोकामना करता कहता है कि आपने जो झूठी कस्में खाई थी, आगे कुछ अनहोनी ना हो, तो वो मैं पहले बता चुकी, आप क्या है माफ़ी मांग लेना। प्रेम का सरल समीकरण तो ये कहता है कि अभी देर नहीं हुई है, एकांत जीवन जी रहा गुसाई और लक्ष्मा एक हो जाए तो जो दोनों का जीवन संवर सकता है, पर सामाजिक बंधनों में जो मनोसंसार निर्मित हो जटिलता की ओर जाता है। प्रेम मनोविज्ञान को दृष्टि से बहुआयामी विषय में, जिसकी दिशा व्यक्ति में बदल जाती है। देखिए, अगर देखा जाए तो अगर हम आज के ज़माने की बात देखें तो भाई क्या है, लक्ष्मा भी अकेली है क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका है, उसका एक बच्चा भी है। गुसाई भी एक अकेला है, उसकी भी शादी नहीं हुई है। अगर अभी भी उनकी शादी हो सकती थी और एक वो खुशहाल ज़िंदगी जी सकते थे, और बच्चे की जो केयर है, बच्चे का जो पालन पोषण, वो दोनों मिलकर अच्छी प्रकार से कर सकते थे। लेकिन उस समय के ज़माने में के सामाजिक बंधन ऐसे हैं जो कि वो ऐसा नहीं कर पाते, सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए हैं। वो बंधन बड़े जटिल है क्योंकि समाज पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। तो इसी विचार में क्या वो ख्याल तक इस बात को नहीं लेकर आते। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य उस समय का। प्रेम की वर्जना बनी रही है। नायक नायिका के उत्तर जीवन में प्रेम सुधार कर सकता है, उसकी उदासीनता व्यवस्था को तोड़कर उसे जीवंत बना सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं घटता है। मतलब अगर देखो, लिखने वाला तो क्या वो लेखक चाहता तो उसमें नया मोड़ ला सकता था, उस कहानी में नया मोड़ क्या सकता था, उनकी शादी हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस कहानी में कुछ शाश्वत समस्याओं को उठाते हुए आंतरिक मूल्य मान्यताओं सीमा का भी ध्यान रखा गया। अब क्या है, हमारे जो लेखक हैं वो क्या है, उन्होंने ये कहानी लिखी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आधुनिक होकर लिखी है। प्रेम तो उन्होंने दिखाया, लेकिन आंचलिक प्रेम, एक ग्रामीण प्रेम क्या होता है, सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ प्रेम क्या होता है, वो हमारे लेखक ने दिखाया। अन्यथा कोशिका गठवार में गहरे रोमानी स्पर्श के स्तर, लक्ष्मा और गुसाई गठवार का पुनर्मिलन इतना निरस और उदासीन न होता, या परंपरा से कोई विद्रोह सामने नहीं आता। मतलब पुनर्मिलन होता है, लेकिन वो वाला पुनर्मिलन नहीं होता कि वो हमेशा के लिए एक हो जाए। यहाँ परंपराओं का विद्रोह भी नहीं दिखाया गया, मतलब कि दोनों ही सामाजिक परंपराओं को आराम से मान रहे हैं, घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जीवन अपने ढर्रे पर चलता है। ढर्रे का मतलब कि कोई बदलाव नहीं है, जैसे कट रहा है बस कटने दो, वो ढर्रा होता है। ये कहानी विषय वस्तु से अपने व्यवहार से पाठकों में परंपरा और रूढ़ियों के प्रति द्वंद्व जगाती हुई नवीनता के स्वीकार का आग्रह प्रस्तुत करती है। द्वंद्व कहानी में नहीं पाठक के मन में चलता है। अब क्या द्वंद्व क्या पाठक में, अब आप पढ़ रहे, अब मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, मान लीजिए मैं कहानी सुना रही हूँ और आप क्या है, या आप पढ़ रहे हो या आप सुन रहे हो, तो द्वंद्व कहानी में, ये कहानी में द्वंद्व नहीं, अब आपके मन में ये है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो एक द्वंद्व क्या है, वो कहानी में नहीं चलता, पाठक के अंदर चलता है, पढ़ने वाले में आगे इसका अंत कैसे होगा। परंपरा से विद्रोह भी कहानी में नहीं है, कोई विद्रोह नहीं, न तो लक्ष्मा विद्रोह करती है और न ही गुसाई करता है। सब अपने क्या है, जो अपने जो ग्रामीण ने जो नियम बनाए वो क्या वो घसीट रहे हैं, मतलब मान रहे हैं। पाठक में मन में घटता है। कहानी में वर्णित प्रेम की असफलता, द्वंद्व की विशेषता इस कहानी में की सफलता में बदल जाती है। क्या है ये कहानी, वैसे तो असफल है। असफल क्या है, क्योंकि वो दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, ठीक है, दोनों की शादी नहीं हो पाती हो, लेकिन क्या इसमें कहीं ना कहीं सफलता भी दिखाई गई है। सफलता इसमें क्या है, छोटी सी सफलता ये है, वैसे तो मुझे तो ऐसी सफलता इसमें नहीं लग रही है। हाँ, ये सफलता मैं भी जरूर कहूँगी कि दोनों के प्रति जो इज्जत होती है, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान होता है, वो उनमें अभी भी बरकरार है।
और अभी भी क्या है, जो गुसाई है वो क्या उसके बारे में अच्छा ही सोचता है कि ये जहाँ भी रहे वो खुश रहे। कहानी के अंत में टिस बनती है कि लक्ष्मा तो स्त्री है, उस लोक में व्यापत आचार व्यवहार लोक लाज से अधिक है, लेकिन गुसाई एक पुरुष है, उसे आगे बढ़कर लक्ष्मा को अपनाना चाहिए। प्रश्न उसी यथार्थ में मौलिकता बच जाता है जिसकी रक्षा शेखर जोशी ने लक्ष्मा और गुसाई के प्रेम की मौत से की है। देखो अभी क्या है, इस कहानी को देखकर मेरे मन में भी ये सवाल आया था और आपके मन में भी आया होगा शायद। देखो मतलब कि लक्ष्मा तो अभी तो मान लीजिए वो बाद में मिले, तो लक्ष्मा तो एक स्त्री थी उस जमाने। आजकल तो स्त्रियां मतलब बोल देती है, लेकिन उस जमाने में स्त्री क्या मान मर्यादा का ध्यान रखती थी, लोक लाज का ध्यान रखती थी। वो क्या आगे से क्या अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती थी। लेकिन उस समय क्या है, गुसाई तो एक पुरुष था, वो तो अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकता था, यानी कह सकता था कि हम क्या मिलकर बच्चे का पालन पोषण करेंगे और फिर से हम क्या है एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, और करता क्या है, हमारे लेखक ने ऐसा नहीं दिखाया है, क्योंकि ये कहानी क्या है आंचलिक है और जो परंपरा है उन पर बंधी हुई है। ये एक सामाजिक यथार्थ है, यानी समाज में, ये नहीं कि हमारे लेखक ने बिल्कुल हवाई में बातें की, भाई उस समय का समाज ही ऐसा था जिसकी कीमत कभी एक स्त्री की मौत से चुकाई जाती है तो कभी प्रेम की मौत से। ये यथार्थ है, मतलब कि बस ये जो परंपराएं, कभी स्त्री की मौत हो जाती है, कभी क्या है प्रेमी की मौत, पर प्रेम की मौत हो जाती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस समय त्याग करना ही, घुट घुट कर जीना, त्याग करना, सामाजिक मान्यताओं को मानना, यही क्या है प्रेम दिखाता। कहानीकार तो बस संकेत करता है ये यथार्थ है और गलत है, इसे कहना नहीं होना, ये बदलाव की आवश्यकता है। अब क्या है कि ये एक बदलाव होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, क्योंकि लेखक ने क्या है उस समय के यथार्थ को दिखाया है, भी कोरी कल्पना नहीं कि बिल्कुल यथार्थ को दिखाया। तो देखें ये कथन है, कथन भी हम पढ़ेंगे और कथनों से प्रश्न भी आते हैं। फिर बता रही हूँ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप क्या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, आपको क्या है पूरी कहानी का मन लगाकर सुनोगे तो आप इनके प्रश्न उत्तर वैसे ही ठीक कर दोगे। ठीक है, तो अभी परीक्षा में समय है, इसलिए जरूर अपना जो आपका आधार है वो आप जरूर मजबूत कीजिए। चक्की के निचले खंड में छप्पर छिछर छिछर की आवाज के साथ पानी की गाढ़ती हुई मथानी चल रही है। कितनी धीमी आवाज है, अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। मतलब कि ये वहाँ के वातावरण को दिखाया गया है। जो चक्की चल रही है, यानी वो चुन पीस रहे हैं गुसाई, तो वो कैसी आवाज आ रही है, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं है, माई बाप नहीं है, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले छोकरी कैसे दे दे हम। ये क्या बात है, ये बात लक्ष्मा की शादी से पहले किसे की जा रही है। ये कौन कह रहे हैं, उनके पिता कह रहे हैं कि मतलब कि उसके आगे पीछे भाई बहन नहीं है, माई बाप नहीं है, और क्या परदेश में रह रहा, बंदूक की नोक पे कल कुछ हो गया तो छोकरी की मतलब बेटी किसके भरोसे रहेगी, लड़की किसके रहेगी। तो ये बातचीत हो रही है लक्ष्मा की शादी से पहले, क्योंकि लक्ष्मा कहते हैं कि मैं उससे शादी करूँगी। तो ये परिवार में इस बात का ये उठाया जा रहा ऑब्जेक्शन, धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। उसके अंदर किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया है। आवाज देकर उसे बुला लेने से उसने मुंह खोला, परंतु अरे भैया क्या हुआ, उसके अंदर की अज्ञात शक्ति ने उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज ने देश का इस झिझक एक असमर्था थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। अब क्या है, जैसे ही लक्ष्मा क्या है वो उसकी चक्की पर किस लिए आई है, आटा पिसवाने के लिए आई है। तो आवाज़ बुलाने के लिए नहीं, ऐसा मन चाह रहा था कि मैं इसे वापस बुलाऊं, क्योंकि अभी भी क्या है नायक के मन में नायिका के प्रति प्रेम भाव है, वो उसके साथ रहना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है, बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहता है, लेकिन उसे एक सामाजिक मर्यादा है और उन मर्यादाओं में बंद कर क्या उसे बुला नहीं पाता, वो मुंह खोल रखा है। कई बार होता है ना कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते कि अगर मैं ये कहूँगा ये कहूँगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे अनहोनी से हम डर कर चुप हो जाते हैं। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जिठानी ने किसी तरह पिंड छुटाकर अपनी
या माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, इसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। तो ये कौन कह रही है? ये लक्ष्मा कह रही है गुसाई से कि जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता है। जेठ जिठानी पिंड छुटाकर यहाँ के मतलब जेठ जिठानी के जो संपत्ति का जो विवाद है उससे पीछे छुड़ाकर माँ के पास आई थी, अभी वो भी क्या भगवान के पास चली गई। अब क्या मेरे पास की भी ये है एक मतलब बेटा है, उसी के लिए जी रही हूँ, नहीं तो कभी कम मर चुकी होती। ये बात कौन कह रहे हैं? ये लक्ष्मा कह रही है गुस्से। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। सारसाला कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, कोई हिसाब, क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात, पैसा तो मिट्टी है रसाला, किसी के काम नहीं आया तो एक मिट्टी, एकदम मिट्टी। ये कथन कौन कह रहा है? ये कथन कह रहा है कौन? गुसाई कह रहा है लक्ष्मा से, क्योंकि लक्ष्मा का बेटा है वो भूखा है। इस कहानी को शॉर्ट रूप में दिखाया गया है। मैंने इस कहानी को पूरी तरह पढ़ा है और ये इतनी ही लिखी जाएगी क्योंकि 300 शब्दों तक लिखी होती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी करोगे तो फिर क्या आपका ही समय खराब होता है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट तरीके से कर दिया है। तो उसमें वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। तो वो क्या है, उसको खाना खिलाता है, लेकिन वो लक्ष्मा इतनी स्वाभिमानी है, वो मतलब मदद कर लिए तैयार है, पैसा देना चाहता है लेकिन मदद के लिए मना कर देती है। तो कहता है कि पैसा हाथ का मैल है, ये मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी, आदमी के काम नहीं आया तो क्या आया। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहे, ये गुसाई कह रहा है, ठीक है। कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ जाकर भूल चूक की माफी मांग लेना, पूत परिवार वालों, देवी देवताओं के को भाजन से रहना चाहिए। तो ये भी कौन कह रहा है? गुसाई कह रहा है लक्ष्मा से। तो मैंने आपको संपूर्ण कहानी करवाई है जिसमें पात्र है, समीक्षा है और क्या है, कहाँ प्रकाशित हुई, कब हुई। तो इस नंबर पर मैसेज करके मात्र और मात्र 1499 रुपये में आप क्या है ये PDF ले सकते हैं। और इसमें आपके UGC नेट की, ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव की, इंटरव्यू की, चारों ही प्रोसेस की तैयारी हो जाएगी। पूरे YouTube पर सबसे सस्ता बैच है, मुझे नहीं लगता इससे सस्ता होगा। अब ये नहीं कि सस्ता है तो कंटेंट से कोई समझौता किया गया, बिल्कुल नहीं, संपूर्ण पाठ्यक्रम है। अगर किसी भाई बहन को, मैं चाहती हूँ सभी खुशहाल रहे, अगर कोई और कोई समस्या है, कोई गृहिणी है या कोई, तो आप इस मैसेज पर अगर आप मतलब जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने ऑफर भी चला हुआ था, तब आपने जिसने नहीं ली 999 रुपये में ऑफर भी मैं काफ़ी बार दे चुकी, लेकिन अभी ऑफर बंद हो चुका है। या कोई आर्थिक कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे इसका रेट क्या है, 1499 रुपये है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप क्या बिल्कुल कोर्स लेकर ही तैयारी करें। भाई जो अगर जिसके पास अच्छी खासे पैसे हैं तो भाई यूट्यूब से 10 से 12 हज़ार का भी बैच दे रहे हैं, तो वहाँ आप तैयारी कर सकते हैं। और निःशुल्क रूप से आप तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो निःशुल्क भी आप करते रहिए। अगर आप पेड नहीं लेना चाहते, PDF नहीं लेना चाहते, तो निःशुल्क तैयारी करते रहे। निरंतरता हमारी क्या है, आपके उत्साह से आती है। लेकिन आप क्या पूरी कहानी देख लेते हो, एक भी कमेंट नहीं करते कि मैम आपने अच्छा करवाया या कोई सुधार की आवश्यकता है। कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, एक कमेंट तो कर दिया करो अच्छा सा, ताकि मेरा उत्साह आपसे आता है। आप ही मेरी ऊर्जा हो, आप ही मेरी ताकत हो। आप जितने मैसेज करते हो तो मुझे एक उत्सुकता से वीडियो बनाने का एक मैटर मिलता है, चलो मैं अच्छे से बनाऊं। और क्या है, कोई इंतज़ार कर रहा है मेरी वीडियो का, ठीक है। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, एक कमेंट जरूर करना मेरे लिए, ठीक है। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं ज़बरदस्ती नहीं थोपूंगी, लेकिन उसमें क्या एक क्रमबद्धता आ जाती है, ठीक है। एक बात सोचो, अगर 1000-1500 रुपये में 1000-1500 रुपये में आप 1 लाख रुपए की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी 90,000 की है, और अगर आप 1500 रुपये देकर तैयारी कर रहे हो 1000-1500, तो बहुत मायने नहीं रखते। मेरे लिए ये 10 से 20 रुपये की मजदूरी भी प्रतिदिन की नहीं पड़ती है। तो ये देख सकते हो, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है।
ठीक है, कई सोच लेते हैं कि हम 1000-1500 रुपये बचाकर पता नहीं क्या कर लेंगे, लेकिन फिर 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो सोचते हैं काश हम उस समय क्या पीडीएफ लेकर तैयारी कर लेते हैं या पाठ्यक्रम लेकर तैयारी कर लेते हैं। ये ऐसे भी जो गृहिणियाँ हैं वो तो बहुत ज़्यादा कपड़े उपड़े में भी खर्च कर देती हैं, तो हमने शिक्षा पर खर्च किया हुआ का आपकी आमदनी को 1000 गुना बढ़ा देगा, तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं और इतने महंगे भी नहीं है। ऐसे हम सूट चप्पल कुछ ऐसी चीज़ें भी ले आते हैं, तो ये तो इससे तो आपको शिक्षा मिल रही है। मुझे लग रहा है कि आपको एक क्रमबद्धता से आपको एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, वैसे आपकी मर्जी है। तो आप पीडीएफ, अगर आपके पास पैसे हैं इतने तो होंगे 1000-1500, अपनी तैयारी प्रॉपर वे में करिए। अगर वो नहीं है तो आप करते रहिए, निःशुल्क हम आपकी सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।